इनिशियली जब बिल्कुल करियर का स्टार्ट होता है और तुम्हें बहुत धूप में और कई बार अंधेरे में साइटों पे जाना पड़ता है, तब तुम्हें लगता है कि ये मैंने क्या कर लिया। पर जब वो एक दिन पूरी बिल्डिंग कंप्लीट हो जाती है, तब तुम्हें लगता है ये मैंने करा है। मैंने करा। इवेंट पे गई थी जहाँ पर ये शोकेस कर रहे थे बहुत सारे अपने प्रोडक्ट्स, फर्नीचर, लाइटिंग, एवरीथिंग रिलेटेड टू आर इंडस्ट्री। तो उसमें मेरे साथ मेरा एक फोटोग्राफर दोस्त था और जो वेंडर है वो मुझे समझाने की जगह उसको समझा रहा था कि मैं सर को बताता हूँ क्योंकि सर शायद पे कर रहे हैं प्रोडक्ट्स के लिए। सो आई थिंक ये भी एक चैलेंज है कि फीमेल आर्किटेक्ट को आर्किटेक्ट समझते ही नहीं है। आई थिंक अगर वास्तु बहुत इन डेप्थ नहीं देखते, थोड़े जो उसके मेजर पॉइंट्स होते हैं अगर उसके अकॉर्डिंग करते हैं तो फिर भी थोड़ा मैनेज हो सकता है। बट जब बहुत बारीकी से वास्तु में जितना घुसने लग जाते हैं उतना फिर आर्किटेक्चर तुम भूल जाते हो, फिर तुम वास्तु ही कर देते हो। जब आप किसी और के लिए काम कर रहे होते हो तो तुम गलतियां कर सकते हो, तब तुम क्योंकि तुम्हें लगता है कि ठीक है तुम अपनी तरफ से बेस्ट दोगे, बट अगर कुछ हो गया तो वो देख लेंगे। बट अपने बिजनेस में हर चीज़ के लिए अकाउंटेबिलिटी तुम्हें लेनी होती है, क्योंकि घर बार बार नहीं बनता। तो 5 या 10 साल में उसी जगह में और क्या क्या होना है उसके अकॉर्डिंग उसको पहले ही दिमाग में रख के अगर बनाएंगे तो रेनोवेशंस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई थिंक पेरेंट्स, इंडिया में तो पेरेंट्स ही डिसाइड करते हैं तुम्हें क्या पढ़ना है, तुम्हें क्या करना है। 3 इडियट पिक्चर की तरह मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। बिल्कुल, दिस इज हाउ इट हैपेंस। तो मुझे ऑप्शन मिले थे क्योंकि मेरे भाई बहन इंजीनियर्स हैं, तो इधर तुम डॉक्टर बन जाओ या तुम आर्किटेक्ट बन जाओ। इट्स अ मेल डोमिनेंट फील्ड। बहुत कम फीमेल्स मिलेंगी जो एक्चुअली साइटों पे भी जाती होंगी। मतलब मोस्टली लोग प्रेफर करेंगे कि वो साइट पे सुपरवाइजर एक आदमी को भेज दें। जितना बड़ा प्रोजेक्ट, जितने ज़्यादा कंसल्टेंट्स इन्वॉल्व हैं उतना प्रेशर ज़्यादा है। जितनी बड़ी कंपनी है, जितनी बड़ी ब्रांड के साथ तुम काम कर रहे हो, उतना प्रेशर ज़्यादा है। वो हमेशा असंभव लगता है जब तक उसे कर नहीं लिया जाता, जब तक वो हो नहीं जाता, जब तक वो पॉसिबली लोगों के सामने नहीं आ जाता। आप कुछ शुरू करें, लोग आप पे हंसते हैं। आप ग्रो करें, लोग जलते हैं। और आप अपने आप को जब प्रूव करें, तब लोग आपको समझते हैं, तब लोग आपको पहचानते हैं। अपनी पहचान बनाने की जर्नी भारतीय नारी ने शुरू कर दी है। आज स्कूल टीचर से लेकर डॉक्टर तक, डॉक्टर से लेकर पुलिस इंस्पेक्टर तक, हर एक करियर में अगर आपको कोई इंसान आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है तो वह है भारतीय नारी। और एक ऐसा प्रोफेशन जिसमें आज तक की मुझे लगता है कि बहुत हज़ारों सालों से डोमिनेंस रही है, मेल्स की मेल डोमिनेंस रही है, उसमें कदम रख के अपने आप को बहुत हायर एंड पर प्रूव करने की शुरुआत कर दी है पूजा वर्मानी ने। वेलकम पूजा। थैंक यू नितिन जी। पूजा, डिस्कशन डायरीज ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है, ये एक इनफॉर्मल प्लेटफॉर्म है। हम लोग पॉडकास्टिंग करते हैं और डिस्कस करते हैं कि कैसे आपने करियर स्टार्ट किया और क्या क्या चीज़ें और कौन सी चीज़ें आपको खींच लाई इस प्रोफेशन में आने के लिए। जी। कुछ और नहीं मिला तुम्हें काम ढंग का? आई थिंक मुझे ऑप्शंस बहुत मिले थे। अच्छा। तो आई थिंक पेरेंट्स, इंडिया में तो पेरेंट्स ही डिसाइड करते हैं तुम्हें क्या पढ़ना है, तुम्हें क्या करना है। तुम्हें क्या करना है। वो 3 इडियट पिक्चर की तरह मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। बिल्कुल, दिस इज हाउ इट हैपेंस। तो मुझे ऑप्शन मिले थे क्योंकि मेरे भाई बहन इंजीनियर्स हैं, तो इधर तुम डॉक्टर बन जाओ या तुम आर्किटेक्ट बन जाओ। अच्छा। सो आई हैड टू चूज बिटवीन द टू। और मुझे लगता है तुम्हारे पापा ने भी वो पिक्चर देखी होगी और उसके बाद जब वो बच्चा पैदा होता है कि मेरा बेटा फरहान कुरैशी इंजीनियर बनेगा, तो पूजा वर्मानी इंजीनियर बनेगी। पूजा वर्मानी को 2 ऑप्शन मिले। पूजा वर्मानी को हमेशा से पढ़ाई से नफरत थी। तो पूजा वर्मानी चोज व्हाट वाज क्रिएटिव। तो इसलिए मैंने आर्किटेक्चर चूज करा एंड आई थिंक इट वाज द राइट डिसीजन फॉर मी। अनडाउटेडली। अच्छा, एक चीज बताओ, व्हाई आर्किटेक्चर ओनली? इंजीनियरिंग में तो बहुत कुछ और था, कंप्यूटर साइंस भी थी, मैकेनिकल भी था, बहुत कुछ था। आर्किटेक्चर क्यों चूज कर लिया? क्योंकि इसमें क्रिएटिव अपनी साइड एक्सप्लोर करने को मिलती है। मुझे जब से आई थिंक
व्हेन आई वाज इन स्कूल तब से मुझे ड्राइंग, ग्राफिक्स, इन सब का बहुत शौक था। वेरी नाइस। तो ये एक फील्ड थी जिसमें मुझे लगा कि उस पैशन को मैं इसमें इनकॉर्पोरेट कर सकती हूँ, तो इसलिए मैंने आर्किटेक्चर चुना। वेरी ट्रू। तो घर पे कोई और आर्किटेक्ट भी है पहले? नहीं, फैमिली में, पूरी फैमिली में कोई आर्किटेक्ट नहीं है? फर्स्ट आर्किटेक्ट फॉर बोथ मेरे पेरेंटल और मैटरनल साइड। वेरी दोनों नाइस। sides। तो प्राउड फील होता है कभी कभी? कभी कभी बहुत कभी कभी ज़्यादा ही हो जाता है। कई बार ज्यादा ही हो जाता है। तो कभी कभी बेकार भी लगता है, अरे यार कहाँ फंस गई, ईंटें सीमेंट पत्थरों में कहाँ फंस गई। इनिशियली जब बिल्कुल करियर का स्टार्ट होता है और तुम्हें बहुत धूप में और कई बार अंधेरे में साइटों पे जाना पड़ता है, तब तुम्हें लगता है कि ये मैंने क्या कर लिया। पर जब वो एक दिन पूरी बिल्डिंग कंप्लीट हो जाती है, तब तुम्हें लगता है ये मैंने करा है। ये मैंने करा है। और निकलते निकलते कई बार कई लोगों को दिखाया होगा, पता है इस बिल्डिंग का काम मैंने करवाया सारा, है ना? और पेरेंट्स प्राउडली बोलते हैं ये मेरे बच्चे ने करा, मेरे बच्चे ने करवाया। सो आई थिंक दिस इज व्हाट आई लिव फॉर। वेरी प्राउड पेरेंट्स, वेरी नाइस। तो सपना तो एक सच हो गया, आर्किटेक्ट बन गए, आगे क्या? मुझे बनना है इंडिया का टॉप, आई थिंक आई वांट टू बी फीचर्ड इन वन ऑफ द टॉप आर्किटेक्ट्स और डिजाइनर्स इन इंडिया वेरी नाइस। इन नेक्स्ट 5 years। उसके बाद वर्ल्ड में जाऊंगी। हाँ, ऑब्वियसली स्टेप बाय स्टेप जर्नी है ना, हर जगह पहुंचने के लिए एक सीढ़ी है, फिर उसके बाद दूसरी सीढ़ी है, तो स्टेप बाय स्टेप ही हर इंसान आगे बढ़ता है। तो पूछा कैसे लग रहा है कि अब आर्किटेक्चर चूज कर लिया है, कभी कभी ये तो नहीं लग जाता कि कुछ और चूज कर लेती, या अब सोचो 1 मिनट के लिए, अगर पूजा वर्मानी आर्किटेक्ट ना होती तो क्या होती? पूजा वर्मानी को ऐसा बहुत बार लगा था, जब आई थिंक 2-3 साल ही हुए होंगे आर्किटेक्चर प्रैक्टिस करते हुए, जब मुझे लगा कि ये मैंने सही करा या नहीं करा। बिकॉज आर्किटेक्चर इनिशियली कैन बी अ लो पेइंग फील्ड, एकदम से बहुत पैसा नहीं मिलेगा, एकदम से तुम्हें मतलब इनिशियली तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे याद है मैंने 2-2, 3-3 कंपनीज में इकट्ठे काम करा है, मतलब कई पार्ट टाइम फ्रीलांसिंग विद अ रेगुलर जॉब, बिकॉज मुझे था कि मुझे जल्दी सीखना है और मुझे जल्दी आगे बढ़ना है, तो बहुत मेहनत लगती है। और बट 8 या 10 साल के बाद उसका फ्रूट एक्चुअली तुम्हें मिलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, वैसे भी पूजा मैंने ये देखा है कि जितने भी लोग प्रोफेशनल्स हैं, मैं बात करूँ डॉक्टर की, आर्किटेक्ट की, वकीलों की, ये सारे प्रोफेशंस ऐसे हैं जिसमें आप एक सर्टन एज के बाद ही ग्रो करना शुरू करते हो विद द एक्सपीरियंस ओनली। नए नए आर्किटेक्ट, नए नए डॉक्टर, नए नए वकील को तो कोई केस भी नहीं देता है, उसको लगता है कि ये बिगाड़ ही ना दे, पता नहीं इसके पास एक्सपीरियंस है कि नहीं एक्सपीरियंस है ना? तो ये तो पार्ट ऑफ द जर्नी है, तो इसी तरह से चलता है। अब आके लगता है कि सही करियर चूज कर लिया, बिल्कुल मजेदार करियर है। तो कभी कभी लगता नहीं कुछ ऐसा करियर चूज कर लिया जिसमें मेल डोमिनेंस थोड़ी सी ज्यादा है, मेल 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 ज्यादातर आर्किटेक्ट, मैसन, टाइल मैसन, सब लेबरर तक 90% ऑफ देम आर मेल ओनली। तो क्या चैलेंजेस हैं एक फीमेल आर्किटेक्ट के लिए आज के इस वर्ल्ड में? आपने आई थिंक बिल्कुल सही बोला दैट इस फील्ड में बहुत इट्स अ मेल डोमिनेंट फील्ड। बहुत कम फीमेल्स मिलेंगी जो एक्चुअली साइटों पे भी जाती होंगी, मतलब मोस्टली लोग प्रेफर करेंगे कि वो साइट पे सुपरवाइजर एक आदमी को भेज दें। yes. और ऐसा क्यों है? क्योंकि साइट पर लेबर को हैंडल करना थोड़ा चैलेंजिंग है, मतलब बिकॉज़ दे आर अनएजुकेटेड टू। एग्जैक्टली, उनसे उनकी लैंग्वेज में बात करना, उनको समझाना, कई बार हो सकता है कि ईव टीजिंग भी हो साइट पर, मतलब जरूरी नहीं है हर जगह हो, बट हो सकता है, उसके चांसेस है। तुम ज्यादा लेट तक अकेले साइट पे नहीं रह सकते, यू हैव टू लुक एट योर सेफ्टी। देन एक बार मेरे साथ ऐसे हुआ था कि, एंड दिस इज नॉट अबाउट अ साइट, मैं एक इवेंट पे गई थी जहाँ पर ये शोकेस कर रहे थे बहुत सारे अपने प्रोडक्ट्स, फर्नीचर, लाइटिंग, एवरीथिंग रिलेटेड टू आवर इंडस्ट्री। तो उसमें मेरे साथ मेरा एक फोटोग्राफर दोस्त था, और जो वेंडर है वो मुझे समझाने की जगह
उसको समझा रहा था कि मैं सर को बताता हूँ क्योंकि सर शायद पे कर रहे हैं प्रोडक्ट्स के लिए। सो आई थिंक ये भी एक चैलेंज है कि ये भी एक चैलेंज है कि फीमेल आर्किटेक्ट को आर्किटेक्ट समझते ही नहीं है। वो समझते हैं कि शायद इनमें क्रिएटिविटी कम है, या मैडम को कहाँ पता होगा, मैडम तो पेपर पढ़ के आर्किटेक्ट बनी है। क्रिएटिविटी आई थिंक लोग फिर मान जाते हैं, उन्हें लगता है टेक्निकल नॉलेज कम है कि एक मेल को ज्यादा होगी प्रोबेबली। अच्छा, इसमें तो पूजा आपने बिल्कुल सही कहा, क्रिएटिविटी में फीमेल नंबर 1 है, इसमें कोई शक नहीं है। आज हम घर का फर्नीचर भी लेने के लिए जाते हैं, पेंट घर का डिसाइड करना पड़ता है, फ्लोरिंग डिसाइड करनी पड़ती है, कर्टन डिसाइड करना पड़ता है। कोई अकेला मेल नहीं जाता है अपनी घर की फीमेल को, अपनी मॉम को, अपनी वाइफ को या सिस्टर को, या जो भी उसके घर पे फीमेल है उनको साथ में लेके जाता है चॉइस करवाने के लिए। दैट यू आर राइट। तो क्रिएटिविटी में तुम्हें नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इंटीरियर तक सीमित कर दिया गया है लेडीज को, सिविल तक या बाकी कामों तक नहीं? हाँ, कि लोगों को लगता है कि एक फीमेल है तो इंटीरियर ज्यादा बढ़िया करेगी, आर्किटेक्चर के लिए मेल के पास जाते हैं, बट ऐसा नहीं है। मतलब उसी कॉलेज में मैं भी पढ़ी हूँ जिसमें मेरे साथ मेल पढ़े 20 लड़के थे और प्रोबेबली 10 लड़कियां थी, पर वो 10 लड़कियों ने अगर उतना स्टेप लिया है तो वो आगे भी कर पाएंगे, आगे भी कर पाएंगे। और आज तो फीमेल कर रही हैं बिल्कुल। और आई थिंक टॉप आर्किटेक्ट्स में से जैसे जाहा हदीद है जी, तो वो शी इज अ फीमेल एंड शी इज वन ऑफ द टॉप लीडिंग आर्किटेक्ट्स दैट द वर्ल्ड हैज सीन ऑलरेडी। तो आई थिंक ये बैरियर अब कहीं ना कहीं आई थिंक अपना माइंडसेट लोगों को और ओपन करना चाहिए कि, और क्रिएटिव साइड भी अगर बात करें तो मेरे बहुत से ऐसे आर्किटेक्ट्स और इंटीरियर डिजाइनर मेल फ्रेंड्स हैं जिनसे बात करके मुझे कई बार लगता है कि मैंने इनसे कुछ नया सीखा। तो किसी में भी क्रिएटिविटी या फिर उसका टेक्निकल स्किल, वो तो इंडिविजुअल स्किल तो सबके है ही है ना, और तुम उसको एनहांस और पॉलिश कर सकते हो। कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुम नहीं सीख सकते। तो अगर तुम्हें सीखना है तो तुम हर तरीके का काम सीख लोगे और कर भी पाओगे अनडाउटेडली। बिल्कुल। अच्छा, जब इंटीरियर सिलेक्ट करते हैं आपका, मैंने ज़्यादातर जब भी नोटिस किया, आपका काम नोटिस किया, जितनी बार भी हमारी डिस्कशन हुई है इस टॉपिक के ऊपर, आप ज़्यादातर कमर्शियल साइट्स को ज़्यादा प्रेफर करती हैं। ऐसा क्यों है, रेजिडेंशियल से ज़्यादा? व्हाट इज़ द रीज़न? मुझे लगता है कि एक कमर्शियल साइट में इन्वॉल्वमेंट बहुत सारे लोगों की नहीं होगी। एक क्लाइंट होगा, वो तुम्हें एक ब्रीफ देगा और उसके बाद दे विल गिव इट अप टू यू दैट यू नो बेटर, so you design it as per your choice, experience and your expertise. तो क्या लगता है कि कौन से कमर्शियल प्रोजेक्ट्स ज़्यादा आपके प्रेफर्ड होते हैं? जैसे होटल्स हो गए हैं या हॉस्पिटल्स हैं, किस ज़्यादा प्रोजेक्ट्स के ऊपर आप ज़्यादा प्रेफर करते हैं काम करना? मैं हॉस्पिटैलिटी मेरा मेजर फोटे है, तो होटल्स, रेस्टोरेंट, बार्स, रूफटॉप्स करके मुझे बहुत मजा आता है। वेरी नाइस। आई थिंक एक तो मतलब वहाँ तुम्हारी क्रिएटिविटी तुम जितनी दिखा सकते हो उतनी खुल के आती है। हाँ बिल्कुल। उसमें तुम्हें कोई रोक टोक नहीं है कि इसी तरीके की दीवार होनी चाहिए या फर्नीचर ऐसा ही होना चाहिए। तुम कुछ भी नया उसमें क्रिएट करो। इनफैक्ट नया क्रिएट करोगे तो लोगों को वो ज्यादा पसंद आएगा। सही में कोई रेस्टोरेंट में जाता ही इसलिए है एम्बियंस। अब मैंने तो कई बार ये चीज पढ़ी, इट्स नॉट अबाउट फूड, इट्स ऑल अबाउट एम्बियंस। राइट, आई थिंक दीज बोथ गो हैंड इन हैंड। अगर खाना अच्छा सर्व हो रहा है बट दीवारें एकदम बेयर है तो तुम्हें मजा नहीं आएगा। तो आई थिंक एम्बियंस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट आउटलेट में। तो आपका जो रोल है वो फाउंडेशन से शुरू हो जाता है और जब तक फिनिश ना हो गया या वो शिफ्ट ना होगी वो पार्टी वहाँ पर, तब तक आपका रोल चलता रहता है। बिल्कुल। नॉर्मली एक प्रोजेक्ट पे कितनी देर काम कर लेते हो? अगर एक रेस्टोरेंट या कैफे है तो 6 to 9 months होता है हमारा टाइमलाइन। अच्छा। उतने में हम डिलीवर करके विल मेक श्योर दैट द टीम एग्जिट्स एंड योर प्रोजेक्ट इज ऑनगोइंग। जितनी जल्दी आपका प्रोजेक्ट बनेगा उतनी जल्दी आपका रेवेन्यू और ROI आना शुरू होगा। वेरी नाइस। तो उस पे हम बहुत इफेक्टिवली काम करते हैं कि अगर हमने इनिशियली जो टाइमलाइन सेट करी है हम आपको उसी में डिलीवर करवा के देंगे। हमारी तरफ से ड्राइंग्स टाइम पे जाएंगी, हमारी तरफ से कोऑर्डिनेशन टाइम पे होगी, तो उसी से प्रोजेक्ट आपका जल्दी बन जाएगा। जितनी जल्दी बनेगा और जितना बढ़िया बनेगा उसका एंड रिजल्ट आपको जल्दी मिलेगा। मुझे एक चीज बताओ, एक आर्किटेक्ट की लाइफ में एक प्रोजेक्ट करते हुए कम से कम 15 से 20 लोगों से पाला पड़ता है। जी। मैं समझता हूँ कंस्ट्रक्शन, सिविल वर्क से लेकर फिर प्लम्बिंग से है, इलेक्ट्रिशियन है, वुड वर्क है ना, पॉलिशिंग है, हर तरह, इंटीरियर भी एक्सटीरियर भी है। प्रेशर कितना होता है? बहुत जितना बड़ा प्रोजेक्ट, जितने ज़्यादा कंसल्टेंट्स इन्वॉल्व है,
उतना pressure है। प्रेशर ज्यादा है। जितनी बड़ी कंपनी है, जितनी बड़ी ब्रांड के साथ तुम काम कर रहे हो, उतना प्रेशर ज्यादा है। उनकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है। उनके एक्सपेक्टेशंस तो ज़्यादा है ही, उनके प्रोटोटाइप्स इतने होते हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं तुम्हें। अब जैसे हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है डीएलएफ के साथ गुड़गांव में, तो उसमें क्या है कि पहले वो अपना पूरा एक सेट देते हैं डॉक्यूमेंट कि एक एक इंच भी इसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, ये बायलॉज हैं, ये स्टैंडर्ड्स हैं, ये डीएलएफ के स्टैंडर्ड्स हैं सेपरेटली अदर देन जनरल स्टैंडर्ड्स। तो तुम्हें वो पूरा ब्रीफ पढ़ के अपनी सारी ड्राइंग्स उसके अकॉर्डिंग ही बनानी पड़ती है। उसको एक बार शेयर करने के बाद भी उनका फीडबैक आता है कि ये उनकी अकॉर्डिंग काम हुआ है नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। और वो लास्ट तक वो रहते हैं वहाँ पर कि दे विल कीप एन आई ऑफ इफ द वर्क इज एक्चुअली एज पर व्हाट यू सर्व्ड इन द ड्राइंग्स। तो दो तरह का क्लाइंट हो गया, एक तरह का क्लाइंट हो गया बड़ा क्लाइंट जैसे डीएलएफ जैसा क्लाइंट हो गया, उनको तो एक एक इंच एक एक सेंटीमीटर तक अपने मतलब का चाहिए कि जहाँ से कहाँ तक कितना है। अगर ये 12 फुट 2 इंच है तो 12 फुट 2 इंच ही होना चाहिए, इससे कम या ज़्यादा नहीं हो सकता है, ऐसे बता दैट। दूसरे टाइप ऑफ क्लाइंट ऐसा भी आता होगा, मेरे जैसा क्लाइंट जो कहता है कि यार ये जगह है, इसको तुम अपने तरीके से बना दो और अपने तरीके से इसको सेटल कर दो कि क्या किया जा सकता है। आई वांट टू डू दिस टाइप ऑफ बिजनेस, मैं कैफेटेरिया खोलना चाह रहा हूँ या कॉफी हाउस खोलना चाह रहा हूँ, तो ऐसा क्लाइंट भी आता है आपके पास? बिल्कुल, हर तरीके के क्लाइंट होते हैं। अब अच्छा, बड़े क्लाइंट को लेके प्रेशर ज्यादा बिल्डअप रहता है या छोटे क्लाइंट को लेके ज्यादा प्रेशर बिल्डअप रहता है? बड़े क्लाइंट को एनी डे, बिकॉज तुम्हें लगता है कि वो एक ब्रांड तुम्हारे साथ एसोसिएट होगी और वो इसी ब्रांड से तुम्हें आगे ब्रांड्स मिलेंगे। और ब्रांड का प्रेशर तो रहता ही अपना, बिल्कुल ब्रांड का अपना प्रेशर बिल्डअप रहेगा, वो हमेशा रहेगा। अच्छा, ज़्यादातर मैंने देखा पूछा कि लोग 40-45 साल की एज के आसपास आते हैं जब अपना घर बनाने की शुरू करते हैं। बात करते हैं रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के ऊपर जी। तो घर बनाते समय लोग 40 से 45 साल की एज के नॉर्मली लोग एज ग्रुप वाले आने शुरू हो जाते हैं। उस टाइम पे रिक्वायरमेंट्स बड़ी हाई होती हैं। मॉम डैड भी हैं, उनको अपने तरीके से चाहिए, घर पे लेडी है वाइफ है उसको अपने तरीके से चाहिए, बच्चे भी हैं उनको अपने तरीके से चाहिए। कैसे कोप अप करते हो सबकी चॉइस? और जब तुम बच्चे से बात कर रहे हो तो बच्चा बन जाओ जब तुम उनके पेरेंट्स से बात कर रहे हो तो उस तरीके से उनके यू हैव टू स्टेप इन योर क्लाइंट शूज। अगर वो बच्चा है तो बच्चे की तरीके से उसकी समझो रिक्वायरमेंट, उसको स्टडी एरिया चाहिए, उसको प्लेइंग एरिया चाहिए अपने रूम में। जो दोनों तरह ऐसा क्लाइंट भी आता है मेरे हिसाब से जिसको कुछ भी नहीं पता। बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं जिनको पता कुछ नहीं है लेकिन आर्किटेक्ट को बताना पड़ता है कि ये भी जरूरी है। फिर उसके माइंड में आता है अच्छा यार ये चीज़ तो भूल ही गए, स्टडी टेबल तो भूल ही गए हम लोग, ये भी जरूरी था। बिल्कुल। या बच्चों की खबर तो भूल ही गए कि ये भी जरूरी थी। तो जब हम इनिशियली किसी भी क्लाइंट से डिस्कशन करते हैं, पहले हम उनका पूछते हैं उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, फिर हम अपने इनपुट्स भी देते हैं कि आपके कमरे में ये भी आ सकता है कि आपको लगता है कि इन फ्यूचर आपको उसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो उससे वो क्लैरिटी आ जाती है। ये डिस्कशन पहले ही हो जाता है ताकि कुछ भी ऐसा ना हो जो कल को मतलब हम फ्यूचरिस्टिक विजन के साथ ही उनकी प्लानिंग करवाते हैं। और कुछ ऐसे क्लाइंट भी आते होंगे जिनको ज्यादा ही नॉलेज होगी जो कहेगा आपको कुछ नहीं पता था YouTube से वीडियो देख के आए हुए क्लाइंट। हाँ, वो अपनी फर्स्ट मीटिंग में ही आपको Pinterest से बहुत सारी इमेजेस दिखा देंगे। मुझे इस कमरे में ये चाहिए, उस कमरे में ये, और फलाने के घर में मैंने ये देखा था तो वो तो पक्का चाहिए है ना। तो हर तरीके के क्लाइंट्स आते हैं। इस तरीके वाले क्लाइंट्स थोड़े डिफिकल्ट होते हैं जिनमें तुम्हारी क्रिएटिविटी ब्लॉक हो जाती है क्योंकि वो बताते हैं कि हमें ये चाहिए, मतलब इन अ वे वो इजी है हमारे लिए करना, पर हम अगर उसे बेटर भी डिलीवर करना चाहें तो उस केस में फिर हम वो नहीं कर पाते क्योंकि उनकी माइंड की ब्लॉकेज है। बिल्कुल। और आप उनको उनकी चॉइस से बढ़िया भी दे देंगे तो भी वो सेटिस्फाइड नहीं होंगे क्योंकि वो कहेंगे नहीं मजा नहीं आया, हमने तो यहाँ पर लूवर्स लगाने के लिए बोला था, आपने वॉलपेपर लगा दिया। क्योंकि उन्होंने किसी के घर पे देखे थे और उनको वही चाहिए। अच्छा, लूवर्स और वॉलपेपर से याद आया, आजकल बड़ा मटेरियल आ गया है ना, एक्सटीरियर के लिए अलग से, इंटीरियर के लिए अलग से, कहीं लोग लूवर्स लगा रहे हैं, कहीं ग्रास लगा रहे हैं, कहीं ओपन एरिया छोड़ रहे हैं। मतलब तुम्हें नहीं लगता कि इंटीरियर में बहुत ही कुछ ज्यादा आ गया, इतना आ गया कि कभी कभी तो कमरे में घुसे तो लगता है कमरा कम है और शोरूम ज्यादा है, डिस्प्ले ज्यादा है। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? सो आई फील कि किसी भी एक स्पेस में जब मटेरियल्स 3 से 4 से ज़्यादा मटेरियल्स नहीं यूज़ करने चाहिए क्योंकि उसके केस में वो बहुत क्लटर्ड लगता है, लाइक यू सेड। उसमें ऐसा तुम्हें स्पेस में जाके अच्छा नहीं फील होगा। तुम्हें मतलब एक किसी भी जगह में जाओगे ना, जितनी वो खुली हुई दिखेगी, जितनी उसमें नेचुरल लाइट आ रही है, जितना सबड्यूड कलर्स हैं वॉल्स वगैरह के, वो तुम्हें मेंटली यू विल फील बेटर इन दैट स्पेस। तो ये जितने अभी बहुत सारे मटेरियल्स आ रहे हैं, हाँ, पर उसमें से एक डिजाइनर तुम्हें हेल्प करेगा कि ये तुम्हारी स्पेस के अकॉर्डिंग ये 2 से 3 मटेरियल्स बढ़िया लगेंगे
एज पर क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट की। लग्जरी है तो वो उस तरीके का बन जाएगा, अगर मॉडर्न बनाना है, कंटेम्प्रेरी बनाना है तो उसके अकॉर्डिंग हो जाता है। अच्छा, एक घर बनाते हुए या कमर्शियल प्रोजेक्ट बनाते हुए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ आप क्या दिमाग में रखते हैं? स्पेशल प्लानिंग, कि कैसे उस स्पेस की फर्स्ट स्टेप पे लेआउट प्लानिंग ऐसा होना चाहिए कि यूटिलाइज हो जाए, कि यूटिलाइज हो जाए। अगर रेस्टोरेंट है तो सर्विस उसकी मूवमेंट कैसे होगी, वो ऑपरेशंस उसका मेन है, ऑपरेशंस मस्ट है। तो वो आई थिंक फर्स्ट स्टेप होता है। और अगर घर देखें तो घर के केस में कि वो मैक्सिमम रूम्स में नेचुरल लाइट और वेंटिलेशन कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, उसकी प्लानिंग इस तरीके से हो कि स्पेसेस बहुत बड़ी भी ना हो, एक स्टैंडर्ड साइज हो और उसमें जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए, रादर कि बड़े बड़े कमरे बना दो जिसमें कल को एसी का लोड बढ़ेगा और ये सब लोग ये सोचते हैं। लोग सोचते नहीं, लोग कहते हैं कि कमरा बहुत बड़ा है, ये नहीं पता कि एसी कूलिंग ही नहीं कर रहा। एग्जैक्टली, तो फिर कल को वो कंप्लेन करते हैं। जैसे अभी क्या ट्रेंड चल रहा है कि सब WPC की विंडोज बाहर के देशों में देख लिया, ग्लास लगा दिया, ग्लास हाउस बना दिया, पर वो इंडिया के लिए है ही नहीं। वो वेदर कंडीशन वहाँ पर अलग है, वहाँ तो इतना लेटिंग वेदर होता है कि -40 -50 तक जाता है टेम्परेचर, तो हमारे लिए नहीं है वो, बिल्कुल नहीं। यहाँ के लिए वर्नैक्युलर हाउसेस बनने चाहिए, जैसे पुराने ज़माने में हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जैसे हाउसेस में रहते थे, कि प्रॉपर लाइट आती थी, हवा आती थी, तो अच्छा लगता था उस घर में रहना। बट अब सब बंद बंद से घर बनाने लग गए हैं। तो आई थिंक जब कोई भी अपना डिज़ाइनर से भी आप कंसल्ट करें तो कॉपी पेस्ट करने को मत बोलिए, अपनी रिक्वायरमेंट बताइए और उनको करने दीजिए। और तो वास्तु कंसल्टेंसी जो बीच में आ जाती है, इसके काम को, वास्तु का जो बीच में स्टेटमेंट्स आती हैं या चीज़ें आती हैं, वो आपके काम को कितना ऑब्स्ट्रक्ट कर देती हैं कि अरे यार ये मैं यहाँ कर सकता था लेकिन ये कह रहा है कि वास्तु के अकॉर्डिंग यहाँ नहीं करना। तो हाउ डज वास्तु अफेक्ट योर प्लान? सी आई थिंक अगर वास्तु बहुत इन डेप्थ नहीं देखते, थोड़े जो उसके मेजर पॉइंट्स होते हैं अगर उसके अकॉर्डिंग करते हैं तो फिर भी थोड़ा मैनेज हो सकता है। बट जब बहुत बारीकी से वास्तु में जितना घुसने लग जाते हैं उतना फिर आर्किटेक्चर तुम भूल जाते हो, फिर तुम वास्तु ही कर देते हो। तो आई थिंक वो इन अ वे थोड़ा तो रिस्ट्रिक्टिंग है अगर तुम एक क्रिएटिव माइंड से सोचना चाहो कि अगर इस स्पेस को तुम और थोड़ा बढ़िया तरीके से बना सकते थे, पर वास्तु कह रहा है कि नॉर्थ ईस्ट में आपकी एंट्री ही होनी चाहिए, तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट करता है। तो वहम फैलाने वाली बात है अक्सर, मुझे तो ऐसा लगता है क्योंकि सारी दुनिया, आधी दुनिया तो साउथ में भी बैठी है, दे आर समटाइम्स दे आर मोर रिच, दे आर मोर हेल्दी, एग्जैक्टली, सैटिस्फाइड एज वेल, एंड नोबडी इन डिफरेंट कंट्रीज, लाइक दिस इज जस्ट इन इंडिया। बाहर के देशों में कौन देखता है ये सब? कोई नहीं। क्या उनको हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, क्या मतलब उनको फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स आ रहे हैं? नहीं। तो आई थिंक ये सब माइंडसेट है। ओके, तो बिजनेस अभी आपने अपना स्टार्ट कर लिया, पहले आप जॉब कर रहे थे, किसी के साथ प्रैक्टिस भी कर रहे थे, रिसेंटली यू स्टार्टेड योर ओन वेंचर, तो जॉब और बिजनेस में क्या फर्क लगा? जब आप किसी और के लिए काम कर रहे होते हो तो तुम गलतियां कर सकते हो, तब तुम क्योंकि तुम्हें लगता है कि ठीक है तुम अपनी तरफ से बेस्ट दोगे, बट अगर कुछ हो गया तो वो देख लेंगे, बट अपने बिजनेस में हर चीज के लिए अकाउंटेबिलिटी तुम्हें लेनी होती है। तो आई थिंक ये मेजर डिफरेंस है। अच्छा, टेक्नोलॉजी क्या रोल प्ले कर रही है आज आपके करियर में? क्योंकि पहले तो पेपर पेंसिल से शुरू हुआ काम, फिर कंप्यूटर पे आया, शायद कैड कैम पे आया, तो ये सारी चीजें आज क्या है? अभी सॉफ्टवेयर्स बहुत सारे आ चुके हैं 3D के लिए, BIM आ चुका है। फिर टेक्नोलॉजी में अब हम AI यूज़ करते हैं। अब AI के केस में क्या है, हमें क्या उसका फ़ायदा होता है कि हम AI को कमांड्स देते हैं कि हम ये स्पेस इस तरीके से इन्विजन करना चाहते हैं। अब यही 3D बनवाने बैठेंगे तो वो बंदा बैठ के बनाएगा, उसको काफ़ी टाइम लगेगा। AI वो कुछ मिनटों में जनरेट कर देगा इमेज। प्रॉबेबली 100% एग्जैक्टली वैसा नहीं है जैसा अभी हम चाह रहे हैं और हमारे दिमाग में है, पर 90% इट कैन बी मैनेज्ड। अच्छा, सारे दिन में, सारे इस काम में, आर्किटेक्चर में, क्योंकि बड़ी भागदौड़ है ना, लेबर के साथ भी मत्थापच्ची है, ऑनेस्टली हर डिफरेंट टाइप ऑफ लोगों के साथ है, अपने लिए टाइम मिल जाता है? कभी लगता नहीं एक पैर पे नेल पॉलिश लगाई है, दूसरे पे नहीं लगाई, ऐसी पहुंच की बात है? मैंने ऐसा बहुत बार करा है। आई थिंक आई रिमेम्बर मैं एक मीटिंग में गई और फिर मैं कुछ तो ऐसे, मतलब तुम जब एक्सप्लेन कर रहे हो तुम्हारे हाथ, और एकदम से मेरा ध्यान ऐसे था एंड आई वाज लाइक स्टक, सो दिस पर्सन इज लुकिंग एट मी और मैं
बोल रही हूँ कुछ नहीं। कुछ नहीं अच्छा दूसरे एक पे है नहीं किस टाइम नहीं था, मैं रास्ते में कैब में या गाड़ी में जाते हुए लगा रही हूँ। जितना लगा सकते हो वहाँ पर है कि कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करना है, मिट्टी भी है ना, सीमेंट भी है, एवरीथिंग है, तो डर्ट भी है, तो सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए अपने लिए टाइम नहीं निकल पाता है ज़्यादातर आर्किटेक्ट के लिए, ऐसा है। ऐसा है तुम्हें कई बार मतलब जब हम कॉलेज में थे ना तब भी हमें रातों को उल्लू की तरह जाग के काम करने की आदत पड़ी हुई है। तो आर्किटेक्ट्स आई थिंक मशहूर है इस चीज के लिए दैट दे आर नाइट आउल्स रादर देन यू नो डे बर्ड्स। तो ये भी एक वो आ जाता है कि यू नो कि तुम रात को ज्यादा एक्टिव हो, रात को तुम्हारा दिमाग बहुत तेज चल रहा है क्योंकि फोन नहीं बज रहा, क्योंकि कोई गेस्ट नहीं आने वाला, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। उस टाइम पे आप और आपका लैपटॉप और आप आराम से बैठ के दिमाग चला सकते हो कि ये किया जा सकता है, दिस कैन बी डन। राइट, ट्रू ट्रू। तो डिजाइनिंग करते हुए किन चीजों का खास ध्यान रखते हो जब डिजाइनिंग करते हो? तो सी डिज़ाइनिंग करते हुए सबसे पहले तो क्लाइंट क्या चाहता है ये तुम्हें सबसे पहला तुम्हारा फर्स्ट स्टेप ही है कि उनकी रिक्वायरमेंट समझो। और सेकंड है कि अपनी तरफ से तुम नेचुरल लाइट वेंटिलेशन को काफ़ी इंपॉर्टेंस देना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि उसी से एक स्पेस तुम ज़्यादा देर भी उस जगह पे बैठना चाहोगे ना तो तुम बैठ पाओगे। जितनी वो बंद जगह होएगी उतनी तुम्हें घुटन होएगी, आफ्टर अ पॉइंट तुम्हारी प्रोडक्टिविटी रिड्यूस होएगी अगर वो वर्क स्पेस है फॉर एग्जाम्पल। और अगर बात करें मटेरियल्स की या कलर पैलेट्स की तो मुझे लगता है कि कलर्स भी ओवरऑल अगर दीवारों के थोड़े न्यूट्रल टोन्स में रखें हम तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम फर्नीचर या इसमें फर्निशिंग्स में हम और कलर से प्ले कर सकते हैं। अच्छा, फर्नीचर की बात बताओ, फर्नीचर लाइट होना चाहिए, डार्क होना चाहिए घर का? ये डिपेंड करता है कि आपकी स्पेस कौन सी है। अगर सपोज कोई कमर्शियल स्पेस है जिसमें पब्लिक ने आना है तो आप डार्क लीजिए, बिकॉज बहुत सारे लोग आएंगे और आपको टाइम नहीं मिलेगा उसको मैनेज मेंटेन करने का ज़्यादा। यही आपका घर है जिसमें आपको पता है आपके पास यू हैव सर्वेंट्स हु कैन यू नो मैनेज एंड मेंटेन थिंग्स, यू कैन टेक लाइटर फर्नीचर आल्सो। घर पे छोटे बच्चे हैं तो बिल्कुल नहीं तब तो ना दीवारें बचेंगी ना तुम्हारे सोफे बचेंगे। हाँ, फिर तो डार्क ही रखना उसको जरूरी है ना उसके। अच्छा, कलर के लिए जब आप रूम्स के कलर डिसाइड करते हैं तो उसके लिए कुछ मत्था पच्ची वाले क्लाइंट भी आते होंगे कि नहीं ये नहीं तो ये आप कहते हो ये जचा नहीं है, बाद में क्लाइंट कहता है कि नहीं आपको कहा था ये लगा दो तो पसंद नहीं आया, तो उसको फिर कैसे मैनेज करते हो ये सिचुएशन को? देखो जब हम बेसिकली हम 3Ds पे ये डिस्कशन कर लेते हैं हाँ। कि उस पे ही आप एक दो ऑप्शन दिखा के उसको वो कर दो ताकि वो स्टेज तक ना आए कि दीवार पे हो गया और अब बोलें कि भाई ये क्या हो गया तो वैसे मैनेज हो जाता है आजकल तो टेक्नोलॉजी की हेल्प से। अच्छा, बिजनेस किस तरह से आता है एक आर्किटेक्ट को? आम इंसान तो दुकानदार है, दुकान खोल के बैठा है, आर्किटेक्ट अपना ऑफिस खोल के बैठा है, आपने अपना ऑफिस खोल लिया। हाउ डू यू गेट क्लाइंट्स फ्रॉम पीपल? सो बेसिकली तुम्हें जाके लोगों से मिलना पड़ेगा। जितना तुम नेटवर्क करोगे, जितने तुम्हारे स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस होंगे, उन्हीं से तुम्हें काम मिलेगा। सो योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। डेफिनेटली। एंड मैं आई थिंक ये एक टिप मैं यंग डिज़ाइनर्स को देना चाहूँगी कि जितना तुम खुद को एक्सपोज करोगे, जितना लोगों से मिलोगे, जितना लोगों से बात करोगे, आई थिंक उसी से तुम्हें बेनिफिट होगा। वही लोग तुम्हें कल को बिजनेस देंगे। मतलब एकदम से मत एक्सपेक्ट करो कि कोई तुम्हें बिजनेस आज ही दे देगा, पर उससे मिलो, उससे बात करो, अच्छी फ्रेंडशिप्स, अच्छी बॉन्ड्स क्रिएट करो और काम सब देंगे। मतलब काम तो मिलता है। हाँ, काम एक बंदे को मिलता है इस विश्वास पे कि ये कर सकता है। एवरीथिंग एल्स कैन बी मैनेज बाय एनीवन। मोरओवर ऐसा भी है ना, क्योंकि जब आपने किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर लिया तो जब उसके रिलेटिव्स आपके पास आते हैं, देखने के लिए आते हैं या कुछ भी आते हैं, तो हमेशा रेफरेंस तो जनरेट होता ही होता है कि किस तरह से आपका रेफरेंस है वो जनरेट होता है। वर्ड ऑफ माउथ से तो होता ही है। मतलब अगर मैंने किसी कंपनी में भी काम करा है पहले, तो उस कंपनी में अगर वो कॉन्ट्रैक्टर ने भी मेरे साथ काम करा है, वो भी मुझे आगे लीड्स ला के दे रहा है, क्योंकि उसको पता है ये मैडम इस तरीके से काम करती है, तो वहां से आते हैं। फिर तुम्हारे क्लाइंट्स आगे तुम्हें और बंदे इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। अच्छा, कौन सी ऐसी चीज़ है जो पूजा को मोटिवेट करती है? मुझे मोटिवेशन मिलती है मेरे काम को देखकर। मुझे लगता है कि मुझे अगर मैंने अच्छा काम करा है, मुझे लगता है मुझे इससे नेक्स्ट लेवल का और अच्छा काम करना है। सो दिस इज व्हाट कीप्स मी इंस्पायर्ड एंड मोटिवेटेड इन लाइफ। झगड़े बगड़े होते रहते हैं? हाँ, बिल्कुल। काम में?
वो तो जरूरी भी है, मुझे लगता है तभी समझ में आता है कि कौन सही है कौन गलत है बाद में। तुम्हें कई बार अपने क्लाइंट से लड़ना पड़ता है कि अगर तुम कह रहे हो कि मैं एक्स प्रपोज कर रही हूँ पर क्लाइंट बोलेगा नहीं वाई चाहिए, बट तुम्हें पता है कि वो वाई से ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा बल्कि एक्स से होगा, तो तुम लड़ोगे उस चीज़ के लिए कि मैं आपके लिए ही बोल रही हूँ, आप कल को चाहे मतलब अभी गाली दे लो मुझे पर ये करवा दो। आई थिंक उसके बाद मेरा एक्सपीरियंस है और मैंने इस चीज़ की स्टडी करी है और मेरा अपना एक उसमें इंटरेस्ट भी है और मुझे पता भी है ना इस चीज़ के बारे में। एग्जैक्टली तुम कोई भी एक्सपर्टीज लेकर आ रहे हो तो वो बेनिफिट ही करेगी किसी को भी। मॉम डैड के साथ हाउ डू यू लाइक, मतलब किसके साथ ज़्यादा बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग है? मेरी मम्मी के साथ। मॉम के साथ ज़्यादा है। मॉम समझते हैं सुनते हैं सारी बात? घर पे जाके तुम्हें बताने की रूटीन बताने की आदत है? लड़कियों को चपर चपर करके पूरी रूटीन बनाने की आदत है, जैसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ? नहीं, मैं वैसी वाली नहीं हूँ। अच्छा। आई थिंक मैं काफ़ी रिजर्व्ड सी रहती हूँ। अच्छा। पर मॉम्स आई थिंक सबकी सेम होती है। जो भी आई थिंक ये आजकल एक इन्फ्लुएंसर है धरना तो वो जो मिमिक्री करती है वो मेरी मम्मी है। सो I think, but at the same time, my mother is my best friend, but I'll be fighting with her the most. Obviously, तो होती है जिसके साथ प्यार ज्यादा है, लड़ाई तो उसके साथ होनी है, ये तो बिल्कुल होनी चाहिए, तो वो नहीं है। But मेरी मम्मी नहीं, मैं आज जो हूँ that is because of my mother. So I think I owe everything to her. अच्छा, मुझे ये बताओ, मदर के अलावा मेंटोर कौन है जिसने तुम्हें इस प्रोफेशन में लाया, जिसने काम सिखाया और तुम्हें लगा कि मोटिवेशन मिली? मेंटोर्स मेरे काफ़ी रहे हैं क्योंकि मैंने बहुत कंपनीज में काम करा है और मुझे लगता है एक मेंटोर जितना इम्पोर्टेंट है लाइफ में, हर किसी को एक मेंटोर होना कि हर किसी के पास बहुत ज़रूरी है। वो तुम्हें सिखाएगा, वो तुम्हें डांटेगा भी, बट जो चीज़ तुम एक मेंटोर के से सीख सकते हो कि उन्होंने क्या चैलेंजेस फेस करे, किस तरीके से अपने बिजनेस को आगे लेके जाना है प्रैक्टिकल वे में, क्योंकि उन्होंने वो सब देख लिया है। अब तुम उनसे सीखो कि कैसे आगे बढ़ना है। तो मेंटोर मेरे बहुत रहे हैं और आज मतलब अगर मैंने कभी स्टार्टिंग में भी कोई मेंटोर थे, मैं उनसे आज तक कनेक्टेड हूँ बिकॉज आई मेक श्योर कि जिस आदमी या औरत ने मुझे काम सिखाया है I owe everything to them and every now and then I talk to them, I thank them कि आज मैंने ये करा साइट पर और मुझे याद है कि आपने मुझे एक दिन ये सिखाया था। So I text them immediately that you know this happened and I thought of you. So अच्छा, कोई 3 चीज ऐसी जो आप व्यूअर्स को टिप्स देना चाहते हो जो अपना घर बना रहे हैं, कौन सी ऐसी 3 चीजों का खास ध्यान रखा करें? कोई 3 टिप्स कि अपनी फ्यूचर स्पेस को फ्यूचर प्लानिंग के साथ सोचें कि बस ऐसा मत सोचें कि अभी हमारी रिक्वायरमेंट ये है, अगले 5 या 10 साल में अगर उसी, क्योंकि घर बार बार नहीं बनता, तो 5 या 10 साल में उसी जगह में और क्या क्या होना है उसके अकॉर्डिंग उसको पहले ही दिमाग में रख के अगर बनाएंगे तो रेनोवेशंस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा कि अपनी आजकल ट्रांसफॉर्मेबल फर्नीचर आप यूज़ कर सकते हैं कि मतलब सेम जगह है, कोविड के केस में आपको अपने घर पे ही बैठना पड़ा जैसे, है ना, तो उसी कमरे को ऑफिस में कैसे इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। फोल्डेबल फर्नीचर हो सकता है आपका, टेबल लेजेस आपकी अंदर बाहर करने वाली हो सकती है, जब नहीं चाहिए तो उसको अंदर कर दो, जब चाहिए तो उसको यूज़ कर लो। तो दूसरी टिप ये होगी। और तीसरी होगी कि कम से कम मतलब मैं हूँ, आई एम समबडी जो मिनिमलिस्ट आर्किटेक्चर में बिलीव करती है, जितने कम एलिमेंट्स उतना बड़ा और अच्छा। अच्छा पूजा, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स में ना, खास करके बड़े प्रोजेक्ट की मैं बात करूं, मैंने देखे प्रोजेक्ट डिले बहुत होते हैं, है ना, बहुत बड़े बड़े अगर फ्लैट्स तैयार हो रहे हैं या कमर्शियल बिल्डिंग्स तैयार हो रही हैं, अगर उनका पोजीशन का टाइम 2024 है तो वो पक्की बात है 2026-27 से पहले नहीं देंगे। इसके पीछे रीजंस क्या होते हैं? अगर क्लाइंट की तरफ से टाइमली पेमेंट्स रिलीज नहीं हो रही साइट पे, बिल्कुल सही बात, सबसे पहला रीजन यही होएगा। फाइनेंशियल इशू तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करके आ ही जाते हैं और जहाँ पेमेंट रुकी वहाँ काम रुक गया। बिल्कुल। तो और नॉर्मली प्रोजेक्ट्स में आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? कि इनिशियली जब कई बार प्रोजेक्ट शुरू होने पे डिले वाले स्टेजेस आ जाते हैं कि उसके केस में क्या होता है, जैसे कोई एक ब्रांड है जिसकी बिल्डिंग में क्लाइंट का कुछ बन रहा है ना, तो उनकी तरफ से वो आपको हैंड ओवर इन द पोजेशन ही नहीं दे रहे, तो वो आपकी ड्राइंग्स बन गई, सब आपकी तरफ से हो गया, बट जब तक वो पोजेशन नहीं आया प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हो रहा, तो वो डिले का कारण बन जाता है।
फिर पेमेंट्स जो हमने अभी डिस्कस करा। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ बताओ, तुम्हें नहीं लगता कि लोग आर्किटेक्ट के काम को काम ही नहीं समझते? उनको लगता है कि इसने तो कुछ किया ही नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तुम्हें बोलेंगे कि करा ही क्या है, कागज पे लकीरें ही तुम्हारी। कागज पे लकीरें मारी और पैसे ले लिए। पर आई थिंक अब लोग थोड़ा इवॉल्व हो गए हैं, जहाँ उनको समझ आता है कि Aware एक भी हो गए हैं। आर्किटेक्ट, हाँ, क्या बेनिफिट है एक आर्किटेक्ट को पहले ही हायर करने का। जब वो मतलब बहुत सारे अब घर हमारे पास आते हैं रेनोवेशन के लिए, जिनमें उन्होंने वो बोलते हैं हमारे पास ना इसका कोई नक्शा है, हमने तो ये खुद ही बना लिया था, पर अब हमें बिल्कुल ही 360 चेंज करना है। हाँ, और बिना तो- तोड़ फोड़ के चेंज करना है। हाँ बिल्कुल, तो वो बिना तोड़ फोड़ के कैसे करोगे? डिमोलिश भी ना करो, हाँ, और उसे चेंज भी कर दो। एग्जैक्टली। तो और मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है अगर कहीं तुम्हें डेमोलिशन करनी पड़े, जो करनी ही पड़ेगी क्योंकि अब उनकी Obviously. रिक्वायरमेंट कम्प्लीटली डिफरेंट है, तो तुम वो लोड और वो सब उन्हें पता ही नहीं है, उन्होंने कभी क्योंकि किसी से बनवाया ही नहीं। मैंने खुद ही बनवा लिया। तो हाँ। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, तो लोगों को वो अवॉइड करना चाहिए। आई थिंक आर्किटेक्ट्स को पहले दिन से हायर करो, अपने एटलीस्ट प्लान्स प्रॉपर्ली अपने पास मेंटेन रखो, कि कल को फ्यूचर में कुछ भी करना पड़े तो उसी के अकॉर्डिंग आराम से बंदा चेंज करवा पाए। अच्छा, रेनोवेशन में भी लोग बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। मैंने देखा एक बार रेनोवेट करवा के फिर सेटिस्फाइड नहीं होते, फिर वो बेच ही देते हैं उस प्रॉपर्टी को। ऐसा इशू क्यों होता है, क्या रीजन है? अगेन वो आर्किटेक्ट को नहीं सुनते कि उन्होंने पहले घर किसी भी तरीके से खुद से बना लिया होता है मोस्टली, और सेकंड टाइम कि वो सारा एग्जैक्टली नहीं, मतलब उन्होंने 200 चीजें मांग ली तो आप वो सब नहीं करके दे सकते सेम स्पेस में, है ना। अब मुझे ऐसा भी लगता है कि कई बार जब रेनोवेशन भी करनी होती है तो भी वो अपने माइंड में सोच के आते हैं कि मुझे ये रेनोवेट करना है, बस आर्किटेक्ट की तो सेकंड एडवाइस लेते हैं कि ये तुम सेकंड हाँ, एडवाइजर ऐसे बहुत से लोग हैं जो पहले ही सब कुछ प्री सेट बता देंगे कि हाँ। इसमें ना मैंने सोचा था अब यहाँ हम ये कर लेंगे, वहाँ हम वो कर लेंगे, आपको कैसा लग रहा है? उसमें तुम सोच रहे हो कि अब मुझे इसको क्या बोलना है, अब क्या बताएं, कैसा बुरा लग रहा बोला है? तो फंसे, अच्छा बोला तो फिर- वो सोचेंगे कि तुम्हें क्यों तुम्हें hire तुम्हें क्यों हायर किया है ना। तो तो हाँ। कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी आर्किटेक्ट को एडवाइस तो देनी ही पड़ती है ना। बिल्कुल। अच्छा पूजा, जाते जाते 3 ऐसी चीजें जो अवॉइड करनी चाहिए हमारे व्यूअर्स के लिए। कोई बंदा घर बना रहा है, कोई रिकंस्ट्रक्शन कर रहा है, उसके लिए कौन सी ऐसी 3 चीजें हैं जो अवॉइड करनी है? कि सबसे पहली टिप, दूसरे की जगह देखकर बस उसे सीधा कॉपी पेस्ट करने को ना बोलिए। सेकेंड टिप कि बहुत डार्क कलर्स मत यूज करो अपनी स्पेस के अंदर, जितना डार्क होगा उतना स्पेस छोटा लगेगा। और तीसरा टिप होगा कि आजकल जैसे ग्रीनरी को लोग बहुत प्रेफर कर रहे हैं, तो ग्रीनरी भी यूज करने के लिए मतलब जो इंडोर प्लांट्स हैं वो वही लो जो एक्चुअली इंडोर है, रादर की कोई भी प्लांट आप ले आए। फिर तो ग्रीनरी की भी एक लिमिट है। हाँ जी, ग्रीनरी की भी लिमिट है। हाँ, कि आप उसको मेंटेन भी तो करना पड़ेगा ना, उस पर मक्खी मच्छर कुछ ना कुछ आ सकता है ना। तो अगर आपके स्पेस में मेंटेनेंस एक इशू नहीं है, आपको पता है आपके पास है लोग जो मेंटेन कर लेंगे, तो ग्रीनरी आप ऐड करो। बट अगर नहीं है, वहां पे नेचुरल लाइट नहीं आती उस जगह पे, तो आई थिंक अवॉइड करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच पूजा हमारे साथ Thank जुड़ने के you लिए। so much. अगली बार फिर आपको एक बार बुलाएंगे और हम लोग डिस्कस करेंगे किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों ये थे पूजा वर्मानी। अगर आप अपना रेस्टोरेंट तैयार करवाना चाहते हैं, आप अपनी कोई बिल्डिंग तैयार करवाना चाहते हैं, खास करके कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में, होटल्स में, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में इनकी बहुत बड़ी एक्सपर्टीज़ है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप अपना कैफेटेरिया तैयार करवाना चाहते हैं तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं पूजा वर्मानी को। और मुझे मत भूलिएगा, मेरा नाम है नितिन चावला, डिस्कशन डायरीज अपना बिल्कुल यहाँ बजाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर लाइकिंग आवर शो, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इट, शेयरिंग इट, लाइकिंग इट। शेयर करते जाइए, देखते जाइए। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर।